हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर ये तो समझ में नहीं आता, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम है, या और कोई भी एग्जाम है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाई वेटेज रखने वाला चैप्टर है। और ये इतना इजी वे में, सिस्टमेटिक स्टेप वाइज मैनर में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आप लोग कहेंगे कि सर इससे इजी तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। क्लियर? थोड़ा सा आइडिया आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स का, टर्मिनोलॉजी का प्रीवियस क्लासेस में लिया है, 10th क्लास में थोड़ा सा आइडिया आपने लिया है। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। यस और नो? यस और नो? बताओ कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। कि लायन हमेशा लायन ही प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बींग्स हमेशा ह्यूमंस प्रोड्यूस करता है। वाई? क्योंकि एक पुरानी प्रोवर्ब आपने पढ़ी होगी। पुरानी प्रोवर्ब क्या कहती है? लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक। क्या मतलब है इसका? कि all living organisms try to produce young ones of their own kind, अपने जैसे। राइट? ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं। एलिफेंट प्रोड्यूसेस एलिफेंट ओनली। एक मैंगो के सीड से कंप्लीट मैंगो प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में एक कपल नए यंग वंस प्रोड्यूस करता है जो उसके जैसे होते हैं। बट स्टिल देर आर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। अगर यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो हेयर कर्ली हेयर हो सकते हैं, स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं। अगर स्किन कलर की बात करें तो फेयर और डार्क स्किन कलर हो जाता है। सिमिलरली आई कलर ब्राउन या ब्लैक आई कलर हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो पेरेंट हैं उनके जो यंग वंस हैं उनमें बेसिक बॉडी प्लान सेम है। क्या चीज है? बेसिक बॉडी प्लान रिमेन सेम। या जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें बेसिक बॉडी प्लान कैसा होता है? सेम होता है। कि सबके दो हाथ, दो पैर हैं, दो आईज हैं। बट स्टिल दे आर नॉट कार्बन कॉपी। स्टिल दे आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। कि पेरेंट्स, ये फेमस कपल आपको पता है, इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग वन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम देम। सो जो सिमिलरिटीज हैं उनको कहा जाता है, अभी हमने बात करी ना, लाइक बिगेट्स लाइक, हेरिडिटी, कि ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। बट दे आर नॉट कार्बन कॉपी। मतलब देर आर डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। और डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिजम्स को बच्चों वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएशंस। तो दो वर्ड आ गए हमारे पास नए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्लियर? So study of heredity and variation. Study of heredity and variation is known as genetics. या study of similarities. Genetics में similar characters होते हैं. Study of similarities and differences among organisms is known as genetics. Is it clear? Is it clear to everyone? बात समझ में आ गई? तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए। एक कपल है, फादर और मदर का आई कलर डिफरेंट होगा। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे में डिफरेंट आई कलर हो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सिमिलरली हेयर कलर की हम बात कर सकते हैं। आप खुद का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, अपनी फैमिलीज में एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। सो हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? और इट फॉलो लाइक बिगेट्स लाइक। जबकि वेरिएशन में डिफरेंसेस आ जाते हैं।
एंड दीज वेरिएशंस आर ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट. वेरिएशन जो आते हैं अमंग ऑर्गेनिजम्स, among different organism of same species, they play vital role, important role in evolution. आप देखिए अगर इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे इसी यूनिट में थर्ड चैप्टर में हम इवोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. उसमें चीजें और क्लियर होंगी आपको कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन अकर्ड. लेकिन जो आइडिया था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो पहले खेती करते थे, मैं बात कर रहा हूं 8000 से 10,000 BC की, उनको पता था, दे आइडिया अबाउट वेरिएशन. क्लियर. उनको ये पता था कि वेरिएशंस आर हिडन इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसी वजह से दे सक्सेसफुली ब्रेड डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज वाइल्ड प्लांट से. देखो एक बहुत फेमस बहुत कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं आपको. 6 वेजिटेबल्स एक्चुअली आर द सेम प्लांट. कि वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो वहीं से कैबेज डेवलप हुआ, केल डेवलप हुआ, कोलरबी डेवलप हुआ, ब्रोकली डेवलप हुआ, कॉलीफ्लावर डेवलप हुआ, है ना. एंड लाइकवाइज काऊ की बात करें, एनिमल्स की हम बात करें कि इंडियन काऊ जो है, इंडियन काऊ वाज डोमेस्टिकेटेड. जैसे इंडियन काऊ में साहिवाल की बात कर लेते हैं जो पंजाब में मिलती है, राइट. तो ये किसकी डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है? एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ की, वहां से डेवलप हुई है, ठीक है. लेकिन हमारे एंसेस्टर्स को ये आइडिया नहीं था कि व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस हेरिडिटी एंड वेरिएशन, राइट. तो जो वर्ड जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, द वर्ड जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन 1906 में सबसे पहले उन्होंने बताया. और ये डराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, जेनेसिस से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू, टू बिकम. क्लियर. अभी जेनेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बेटा. इसमें मोलिक्यूलर जेनेटिक्स होती है, राइट. इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती है. उस डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, ठीक है. अब व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी? व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी? तो पहला वर्ड आता है कि भाई फिजिकल, कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म में होती है, तो व्हाट इज फिजिकल बेस, व्हाट इज फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी? तो एक साइंटिस्ट हुए मेंडल, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल. 1866 में उन्होंने प्रपोज किया कि इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय, जो ट्रांसमिशन है, इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसमिशन है, इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय पेयर्ड जर्मिनल यूनिट्स, बाय पेयर्ड जर्मिनल यूनिट्स. और उस पेयर्ड जर्मिनल यूनिट के लिए उन्होंने नाम दिया फैक्टर. एंड दीज फैक्टर्स आर नाउ नोन एज जीन. उन फैक्टरों को अब हम क्या कहते हैं? दीज फैक्टर्स आर नाउ नोन एज जीन, ठीक है. और ये फैक्टर्स हर सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, सॉरी. क्लियर. अब केमिकल बेस क्या होगा फिर? व्हाट इज द केमिकल बेस ऑफ हेरिडिटी? व्हाट इज केमिकल बेसिस? जो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में,
और वो क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो डीएनए है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड दिस जीन जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। सो डीएनए इज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो फिजिकल बेसिस क्या हो गया, फैक्टर या जीन, और केमिकल बेसिस क्या हो गया बच्चों, डीएनए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई समस्या है तो आप बताओ। अब बात आती है कि भैया क्या मेंडल से पहले भी किसी ने काम किया, क्योंकि बैटसन की हमने बात करी। जो पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल इन 1866। ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसको उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। 1822 से लेके 1884 उनकी लाइफ की जर्नी रही, और पहले इंसान थे जिन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। बहुत सारी चीजें हैं उनसे रिगार्डिंग, लेकिन हम उनकी लाइफ हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब हर जनरेशन में बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रीवियस जनरेशन से आते हैं, मतलब बच्चे के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑब्टेन होते हैं, बट नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब उनमें डिफरेंसेस हैं जिनको हम वेरिएशन कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स, एंड द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन इन 1906। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इब्बट है, कोई किंतु परंतु, तो एक बार फटाफट आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। अब बहुत सारी थियरीज दी गई जिसकी वजह से जेनेटिक्स की पूरी स्टडी को 3 पार्ट में स्टडी किया जा सकता है। मेंडलिज्म जिसके ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे अभी, लेकिन मेंडल से पहले भी लोगों ने काम किया, एज आई टोल्ड यू, तो प्री मेंडलियन ईरा हो गया, और मेंडल के बाद भी लोगों ने काम किया तो पोस्ट मेंडलियन ईरा हो गया। लेकिन प्री मेंडलिज्म की जो थ्योरीज हैं उनको मोस्टली डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था। पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो मेंडल ने दिया, तो उसका कोई साइंटिफिक बेस ना होने की वजह से उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती थी, मोर और लेस, अगर उनका हम कंक्लूजन निकालें तो ये कहती थी कि जो कैरेक्टर है पेरेंट के मिक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो उनको कंबाइंडली थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा जाता है बच्चों, जो कि डिस्कार्ड कर दी गई। क्लियर? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, एज आई टोल्ड यू, इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और वो पहले इंसान थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ऑन गार्डन पी। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आ जाती है, एक और पी होता है जिसको स्वीट पी कहा जाता है, विच इज नोन एज स्वीट पी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, लेकिन स्वीट पी इज लथाइरस ओडोरेटस, दैट इज लथाइरस ओडोरेटस, याद रहेगा। तो अभी हमने बात करनी है पाइसम सटाइवम की, ना कि लथाइरस ओडोरेटस। 7 साल तक इस प्लांट पे काम किया, 1856 से लेके 1863 तक, और इस 7 इयर्स की फाइंडिंग को उन्होंने प्रपोज किया इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अपनी फाइंडिंग्स को उन्होंने पब्लिश किया 1866 में एक जर्नल में। जर्नल आप एक मैगजीन समझ सकते हो, साइंटिफिक मैगजीन, जिन बच्चों को नहीं पता होगा जर्नल, जिसका नाम था एनुअल ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रोन। ब्रोन वो एरिया था जहां पे वो रहते थे, ठीक है।
क्लियर? मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? प्योर वेराइटीज ऑफ पी प्लांट वर अवेलेबल। प्योर वेराइटीज का मतलब या तो प्योर टोल या प्योर ड्वार्फ। तो प्योर वेराइटीज अवेलेबल थी। ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट। बहुत सारे उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मेंडल ने पहले 22 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए एंड फाइनली वर्क विद 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट। पी फ्लावर जो है मोस्टली क्लोज रहता है, तो सेल्फ पोलिनेशन इजिली हो जाता है और कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कैन बी डन, कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन तो होता ही होता है, लेकिन आगे हम जब स्टेप डिस्कस करेंगे तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। क्लियर? लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस। और भी अगर पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और लगभग 3 मंथ्स का लाइफ स्पैन होता है। सो ड्यू टू दीज रीजंस मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। अब मेंडल ने जो पी प्लांट स्टडी किया, सेलेक्ट किया, उसके कौन से कैरेक्टर्स थे जिनको उसने स्टडी किया? मैंने बताया ना, पहले 22 लिए, फिर फाइनली इन 7 कैरेक्टर के साथ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन। स्टेम हाइट में आप अगर बात करें तो क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या लिया उन्होंने? इनफैक्ट टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। क्लियर? तो जो मैं आगे लिख रहा हूं वो डोमिनेंट है और जो पीछे की तरफ लिख रहा हूं वो रिसेसिव है। ठीक है, तो ये प्लांट हाइट की बात होगी। उसके बाद सॉरी स्टेम हाइट की बात होगी। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल। ठीक, ये दूसरा हो गया। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में वायलट एंड व्हाइट, वायलट एंड व्हाइट। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ वायलेट एंड व्हाइट। तो फ्लावर कलर हो गया, वायलेट या पर्पल एक ही बात है। पोड शेप में इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, दिस वन। पोड कलर ग्रीन एंड येलो। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी की। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बट मेंडल वाज नॉट फॉर्चुनेट इनफ। मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली, उनको स्टेटस नहीं मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स का, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। व्हाई? व्हाट वर द रीजंस? कि जिस जर्नल में उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, कौन सी थी? प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। तो उसका लिमिटेड सर्कुलेशन था, लिमिटेड सर्कुलेशन। कि मान लीजिए आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पे एक तो नेशनल न्यूज़पेपर है तो उसका तो पूरे देश में सर्कुलेशन है, लेकिन बहुत सारे सिटीज में, टाउन्स में कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन होता है। अगर उसमें कोई न्यूज होगी तो हो सकता है वो शहर से बाहर ही ना जाए, तो लिमिटेड सर्कुलेशन हो गया। क्लियर? ही वॉज प्रीस्ट, ही वॉज प्रीस्ट। तो उनके नेचर में एग्रेसिवनेस नहीं थी, तो वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। ठीक है, थर्ड रीजन कि होल साइंटिफिक वर्ल्ड वाज बिजी एट दैट टाइम इन स्टडीइंग डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी उसी टाइम पे आई थी। डार्विन थ्योरी की वजह से भी लोगों ने, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने उनके काम पे ध्यान नहीं दिया। और कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, फिजिकल प्रूफ नहीं था किसका? फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स।
या जिनको हम आजकल जीन कहते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दीज रीजंस Mendel's work was not recognized 16 years after his death। 1886 में उनकी 1884 में उनकी डेथ हो गई, राइट। तो 16 years after his death in year 1900, 1884 में मेंडल डाइड। ठीक है, DEL, sorry। Three scientists from three different countries, Hugo de Veris from Holland, Karl Correns from Germany, and Erich Schemreck from Austria, they republished Mendel's work in much popular research journal Flora. And after that, Corren postulate Mendel's work as three laws known as Mendel's laws of inheritance। Mendel's laws of inheritance। और उसी के बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का स्टेटस मिला, क्योंकि बैटसन, कोनेट और दूसरे साइंटिस्ट उन्होंने भी माना कि मेंडल्स वर्क वाज आल्सो एप्लीकेबल टू एनिमल्स। ठीक है, क्लियर। अब हमें ये तो पता चल गया मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया, किस प्लांट पे काम किया, राइट। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि हाउ मेंडल वर्कड, मेंडल ने कैसे काम किया। सो मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेप्स। तो सबसे पहला जो स्टेप था बच्चों, दैट वाज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट वाज द फर्स्ट स्टेप, पेरेंट प्लांट के बाद। तो इनिशियली 34 वेराइटीज को मेंडल ने सेलेक्ट किया, ठीक है, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उसको घटा के उसने 22 कर दिया, एंड फाइनली वी नो दैट ही वर्क विद ओनली 7। ठीक है, 7 पेयर ऑफ प्योर। तो उसने क्या लिया, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, प्योर ब्रीडिंग। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट वाज फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। मेंडल ने अपने आप को सेटिस्फाई किया कि ट्रू ब्रीडिंग जो नेचर है वैरायटी का, तो जो सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू आता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या किया, दूसरा स्टेप 1 में तो क्या कर दिया उन्होंने, सिलेक्शन कर लिया पेरेंट का, तो भाई प्योर टोल ले लिया, प्योर ड्वार्फ ले लिया। सिंपल्स हमेशा याद रखना, जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर्स में। तो टोलनेस का टी जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल फॉर्म में डोमिनेंट के लिए, और सेम लेटर रिसेसिवनेस के लिए स्मॉल फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, तो इट वाज ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स विच डिफर इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, की हाइट लिया या सीड का शेप लिया, सीड का कलर लिया। और उसके बाद सेकंड में क्या करवाया, सेकंड स्टेप में क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो सेकंड स्टेप वाज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। So crossing of two varieties of plants or animals is known as hybridization। तो जो प्योर टॉल पी प्लांट था और प्योर स्मॉल पी शॉर्ट जिसको ड्वार्फ कहा गया, उनको एज ए पेरेंट ले लिया। तो ये डोमिनेंट माना, तो ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पेरेंट्स कैसे आए, प्लांट कैसे आए, टोल आए। सारे के सारे प्लांट कैसे आए, टोल आए। ठीक है, अब उसने क्या किया, 50% प्लांट को एज अ फीमेल ट्रीट किया, ठीक है, एंड रिमेनिंग 50% एज मेल। इक्वल चांसेस दिया, इक्वल चांसेस वर गिवन टू द प्लांट्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन तो होता ही है इनमें,
तो इसने 3 स्टेप और फॉलो किए, 3 स्टेप्स और फॉलो किए। उन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर, जिससे क्रॉस पोलिनेशन का चांसेस कम हो जाए, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। इमैस्कुलेशन कर दिया। उसके बाद जो फ्लावर था उसमें क्योंकि मेल पार्ट भी था, उसको तो उसने रिमूव कर दिया, और जो फीमेल पार्ट था उसको कवर कर दिया। तो सेकंड स्टेप क्या करवाया, बैगिंग, कि फ्लावर्स वर कवर्ड विद पेपर बैग्स, फ्लावर्स वर कवर्ड विद पेपर बैग्स, पेपर बैग से उनको कवर कर दिया, टू अवॉइड कंटामिनेशन, जिससे क्रॉस पोलिनेशन ना हो पाए। एंड एज थर्ड स्टेप उन्होंने क्या करवाया, टैगिंग करवा दिया। अब बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, तो उनको लेबल कर दिया, टैग्स दे दिए, लेबल लगा दिए, लेबल्स वर अटैच्ड, कि भाई इस प्लांट के साथ इस डेट पे इस टाइम पे ये प्रोसीजर किया गया, ठीक है, तो टैगिंग कर दी गई। एंड फाइनली ही परफॉर्म्ड प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन करवाई, ठीक। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। एंड थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, सेल्फ ब्रीडिंग, स्टेप थर्ड, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट। तो जो F1 जनरेशन में प्लांट मिला उसको सेल्फ क्रॉस करवा दिया। तो मैंने बताया था ना कि पहली जनरेशन में F1 में सारे कैसे मिले, हाइब्रिड टॉल मिले। टर्मिनोलॉजी में चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब इनका जब आपस में क्रॉस करवाया तो इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ क्रॉस या सेल्फ ब्रीडिंग। तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। तो जिससे सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन मिली, ठीक। तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं दोबारा से, कि मेंडल ने अप्लाइड किया जो मैथमेटिकल लॉजिक्स थे, या आप इसको ये भी कह सकते हैं रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, कि उसने स्टैटिस्टिकल डाटा रखा अपने एक्सपेरिमेंट्स का, लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया, एक ये रीजन हो गया, दूसरा ये रीजन हो गया, तीसरा है he performed his experiment up to F3 generation, he performed experiments up to F3 generation, these were the reasons for his success, ठीक। अब जो मेथोडोलॉजी थी उसको हम समराइज कर रहे हैं। तो डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट फर्स्ट स्टेप था, कि प्योर टॉल प्लांट या प्योर ड्वार्फ प्लांट को ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया सेकंड स्टेप में, जिससे F1 जनरेशन मिली, जिसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। तो सारे के सारे हाइब्रिड मिले, हाइट्रोजाइगस जिसको कहते हैं। और थर्ड स्टेप में उसने सेल्फिंग करवा दी, कि जो F1 जनरेशन थी उनको आपस में क्रॉस करवा दिया टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। तो इन तीन सिंपल स्टेप्स में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। F1 प्लांट एक पेरेंट को रिजेंबल करते थे, और वो पेरेंट कौन सा था, डोमिनेंट। तो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाता है। वन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर जो अपीयर नहीं हुआ F1 में, वो अपने आप अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा। F2 में दोबारा से दोनों कैरेक्टर अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, एक्सप्रेशन दिखाते हैं। और जब रेसिप्रोकल क्रॉस किए, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब मान लीजिए फर्स्ट केस में ए को मेल माना गया और बी को फीमेल माना गया, तो सेकंड क्रॉस में क्या कर दिया, ए फीमेल और
ए को फीमेल लिया गया और बी को मेल लिया गया, ऐसे प्रोसेस को रेसिप्रोकल प्रोसेस कहा जाता है। तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने प्रपोज किया कुछ जेनेटिक रूल्स को, जिनको अब हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब उसका कंक्लूजन क्या रहा कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स विच वर कॉल्ड फैक्टर्स। ये फैक्टर अब क्या हो गए हमारे जीन्स, मतलब जीन कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर, जीन हमेशा पेयर्स में मिलते हैं, जीन्स आर फाउंड इन पेयर्स। वन फैक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ अलील अब शो इट्स इफेक्ट इन हाइब्रिड कंडीशन। जैसे ये था तो क्या था, टोल था, हाइब्रिड टोल कहते हैं इसको। उसको डोमिनेंट अलील कहा जाएगा और जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा उसको रिसेसिव अलील कहा जाएगा। पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी को अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी की भी बात होगी। इंपोर्टेंट टर्म्स में हम बात करेंगे कि भाई डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की भी बात होगी, राइट। उसके बाद किसकी बात करेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप का डिफरेंस, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी। और जहां से स्टार्ट करेंगे वो वर्ड होगा अलील एंड जीन। तो सारी की सारी इंपोर्टेंट टर्म्स की हम बात करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इब्बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आप कहाँ पे हैं, अपने स्टडी डेस्टिनेशन वायोनिति आरआरजी पे हैं। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि कोई भी किंतु परंतु है तो। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछिए। कीप स्टडिंग, सी यू सून।